हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2021 संविधान का टॉप 500 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जिसका सेट नंबर 3 आज मैं कराने वाला हूं। ये 500 के अलावा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको कराते चलता हूं हर वीडियो में, तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को पता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो बिहार दरोगा का या मुख्य परीक्षा हो, उसमें 13 से 15 क्वेश्चन संविधान और शासन से आते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब जो 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो फिर सत्ता सौंपा गया था भारतीयों को, ठीक। वो किस योजना के तहत सौंपा गया था ये आपको बताना है। तो ये सौंपा गया था माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सौंपा गया था। तो पहले के आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि माउंटबेटन ये लास्ट आपको जो अंग्रेज गवर्नर थे ये बने थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, या वायसराय आप बोल सकते हैं भारत का। अब 1947 में ही देखिएगा तो भारत से एक अलग और देश बनता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जब भारत से बना था तो दो पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज के डेट में पाकिस्तान है। क्योंकि बांग्लादेश जो है ये जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में इस पाकिस्तान से अलग हो गया था, और अभी ये इसका नाम बांग्लादेश है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा देश का सबसे ज़्यादा लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनता है, तो वहीं बांग्लादेश के साथ बनता है, सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को किसके संवैधानिक स्वरूप पर आधारित किया गया है। इसकी किस देश के संवैधानिक स्वरूप पर आधारित किया गया है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, आपके सामने ऑप्शन है, सभी ऑप्शन पढ़ते हुए क्वेश्चन को आपको लगाना है। देखिए हमारे संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका से मुख्य रूप से देखिएगा तो फंडामेंटल राइट जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, ये अमेरिका के संविधान से। और कनाडा से क्या प्रावधान लिया गया है, तो जो स्टेट और आपको सेंटर इसका जो रिलेशन है ना, ये कनाडा वाला मॉडल पर आधारित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके द्वारा हटा दिया गया था। देखिए निजी संपत्ति का अधिकार मीन्स की आपको प्रॉपर्टी जो राइट था इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ये कब हटा दिया गया था या किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, ये सभी पूछ सकता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जब मौलिक अधिकार संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को लागू था, तो उस समय 7 आपको मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार है ये संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मोरारजी देसाई की उस समय शासन था, और इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब हमारे पास मीन्स की सभी लोगों के पास, भारत के नागरिक के पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसे भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग जो 3 है इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार के, तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, उसके बिल ऑफ राइट्स से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत सरकार ने अस्पृश्यता खत्म कर दिया। अस्पृश्यता किसे कहते हैं, छुआछूत जिसे बोला जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसमें आप देख लीजिए सभी ऑप्शन ध्यानपूर्वक। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत आप देखिएगा, ये आर्टिकल आपको 17 में मिलेगा, और उपाधियों का अंत देखिएगा आर्टिकल आपको 18 में मिलेगा। तो जो छुआछूत का अंत किया गया था ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 17 के अंतर्गत किया गया था, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा न तो वापस लौटाया जा सकता है नहीं उसकी मंजूरी पर रोक सकता है। तो कौन से ऐसे विधेयक हैं, कौन से ऐसे विधेयक है जो कि राष्ट्रपति ना तो वापस लौटा सकते हैं नहीं अपना मंजूरी रोक सकते हैं, ठीक। ये कौन से विधेयक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, ये है धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में लोकसभा का अधिक आपको शक्ति दिया गया है। अगर धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, अगर नहीं भी पारित करता है 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा, तो वो पारित ही माना जाता है, ठीक। और धन विधेयक में राष्ट्रपति न तो वापस लौटा सकता है धन विधेयक को और नहीं मंजूरी रोक सकता है, क्योंकि धन विधेयक जाएगा तभी तो काम होगा पूरे भारत में। तो ये 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। इसमें यह बताना है कि कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये जो हिस्सा लिया जाता है ये एक तो राज्यसभा के सदस्य लेते हैं,
निर्वाचित लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, और राज्य के अलग अलग विधानसभा जो है उसके निर्वाचित सदस्य, तथा दिल्ली और पांडुचेरी में जो केंद्र शासित राज्य है दिल्ली पांडुचेरी, लेकिन वहाँ पर भी विधानसभा है, उसके भी सदस्य आपको इसमें भाग लेते हैं। लेकिन कहीं भी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ये भाग नहीं लेते। और विधान परिषद कौन कौन राज्यों में है? तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको क्या मिलेगा? विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी मिलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संसद में एक आधिकारिक विपक्ष समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटें होनी चाहिए? मान लीजिए संसद है, या आप विधानसभा भी बोल सकते हैं, विधान परिषद, कहीं भी तो विपक्ष होते हैं ना, तो विपक्ष के रूप में आपको होने के लिए आपको कम से कम कितने सीट होनी चाहिए? ठीक, तो जितना सीट है उसके 1/10 जो होना चाहिए विपक्ष के रूप में होनी चाहिए। ठीक, आपको देखिएगा तो लोकसभा है तो लोकसभा के पूरे सीट के 1/10 मीन्स 1/10, अगर राज्यसभा है तो राज्य की सभा के भी 1/10। अगर कोरम की बात किया जाए मीन्स की बैठक होने के लिए, तो वो भी आपको 1/10 ही होना चाहिए। ठीक, ये गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये कुल क्षमता का 1/10 होना चाहिए। ठीक, 7 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान के किस अनुसूची के तहत संसद का हर सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो संविधान के किस अनुसूची के तहत संसद का हर सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? शपथ लेते हैं ना संसद के सदस्य, राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी, ये सब शपथ लेते हैं ना, या प्रतिज्ञान, ये आपको किस 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 अनुसूची में वर्णन है? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसके अनुसूची 3 में देखिएगा तो इसके संबंधी प्रावधान दिया गया है। ठीक, 8 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस समिति की ऑडिट रिपोर्ट को नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सी आपको है समिति जो कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसका ऑडिट रिपोर्ट को? ठीक, ये आपके सामने ऑप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा। ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की आपको नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं ऑडिट। ठीक, तो इसका आपका 9th का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोक लेखा समिति। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग जिसे बोला जाता है, कैग। कैग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन बार बार घुमा कर दे रहा है। ठीक, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? ठीक, इनके बारे में बताना है आपको। देखिए सभी ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसके बाद ही बताना है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? देखिए प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहते हैं जब आप देखिएगा कि लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक, तो उस समय जो आपको शपथ दिलाते हैं ना सदस्यों का, ठीक, तो वही आपको प्रोटेम स्पीकर भी होते हैं। जैसे कि सदस्यों को शपथ दिलाता है और एक अस्थाई स्पीकर के चुने जाने तक प्रभार धारण करता है, जब तक अस्थाई स्पीकर नहीं चुने जाते हैं तब तक। जैसे मान लीजिए अभी 17वां लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया गया था। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि सदस्यों को शपथ दिलाता है जब तक कि एक अस्थाई स्पीकर अपना पदभार नहीं संभाल लेते। ठीक, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। और फिर सभी सदस्य जो होते हैं जब उनको शपथ उपत ले लेते हैं तो वो आपको अपने में से एक आपको कौन चुनते हैं? तो स्पीकर चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं, इसकी लोकसभा के सदस्य लोकसभा के स्पीकर चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से कोई भी जो पहले पूरा कर ले वही उसका कार्यकाल होता है। ठीक, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी या किसी भी राज्य भाषा को अपनाने की शक्ति प्रदान करता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल, जो राज्य के अलग अलग विधानमंडल होते हैं, उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी या मान लीजिए उस राज्य की जो आपका राज्य भाषा है उसको अपनाने की अनुमति देता है? ठीक, ये कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। जैसे कि बिहार ही है, बिहार में सबसे प्रथम भाषा के रूप में आपको राज्य भाषा के रूप में हिंदी है और द्वितीय में उर्दू आता है। ठीक, तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आपको दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आर्टिकल देखिएगा 345 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया, आर्टिकल 345 के अंतर्गत दिया गया है। डी हो जाएगा इसके आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में कौन सा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? उच्च न्यायालय मीन्स की हाई कोर्ट और आपको सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए,
दोनों का अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? सबसे पहले मौलिक अधिकार का संरक्षण, मौलिक अधिकार का संरक्षण दिया है। केंद्र राज्य के बीच विवाद दिया है। देखिए केंद्र और राज्य के बीच, एक तरफ केंद्र हो या एक तरफ पूरे राज्य हो, या एक तरफ कुछ राज्य हो और दूसरी तरफ भी कुछ राज्य हो, ये सब जो भी विवाद का निर्णय किया जाता है ये आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, ये आपको हाई कोर्ट द्वारा नहीं। दो राज्यों के बीच भी विवाद हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। संविधान के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षण जो भी है ये भी आपको सुप्रीम कोर्ट। बाकी मौलिक अधिकार के संरक्षण, इस पर क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार का संरक्षण। कैसे? तो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं कहाँ पर? उच्च न्यायालय। ठीक, अपने जो भी अधिकार का हनन हुआ है उसे लागू कराने के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये 13 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? अब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसकी 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आई थिंक सभी लोग ये जानते होंगे। देखिए 61वां संविधान संशोधन जो है ये मतदान की उम्र 21 से लेकर 18 वर्ष तक किया गया था। ये कब? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले 21 वर्ष था, फिर घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान के लिए। अगर कोई भी लोग वोट अब डालना चाहता है, कोई भी मान लीजिए ग्राम पंचायत में ही वोट डालना चाहते हैं, या लोकसभा के भी वोट डालना, या विधानसभा के जब चुनाव होता है उस समय ही वोट डालना चाहता है, तो आपको कम से कम उसका एज 18 साल होना चाहिए और वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान में देखिए 3 सूची क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान में 3 सूची है। एक आपको संघ सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, एक राज्य सूची है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और एक है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। तो ये अलग अलग सूचियों में अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया गया है, और जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, जैसे जिस अपशिष्ट शक्तियाँ जिसे बोला जाता है, वो आपको केंद्र को दे दिया गया है। ठीक, तो ये बताना है कि इसमें से कि कौन से समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्थानीय सरकार जो आता है, स्थानीय शासन या सरकार, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो ये तो नहीं होगा समवर्ती सूची। नागरिकता जो आता है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक, ट्रेड यूनियन जो है ना ये आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, बाकी अंतर्राज्य भी ये नदी ये आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड यूनियन, ये आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, तो 15 का आंसर सी। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे? देखिए स्वतंत्रता जब हुआ था 1947 में, उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आपके सामने है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो स्वतंत्रता के दौरान थे, इनका नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ये याद रखिएगा। 16 के आंसर आराम से आप लगा सकते हैं, ये आपको बी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री या प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। ठीक, आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, महात्मा गांधी को तो सब लोग जानते हैं राष्ट्रपिता के रूप में। ठीक, फिर जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अधिकतम है? अनुसूचित जनजाति, तो सबसे पहले आरक्षित सीटों की संख्या कब अधिक होगा? जब वहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक होगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर 2 बात ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा जहाँ पर जंगली क्षेत्र होगा वहीं पर लगभग अनुसूचित जनजाति की संख्या पाया जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है ये आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, और वहाँ पर अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर सीटों की आरक्षण भी किया गया अनुसूचित जनजाति का। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में वन की दृष्टि से देखिएगा तो बहुत ही अच्छा प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रिशंकु संसद का वर्णन करता है? त्रिशंकु संसद बार बार आप सुनते होंगे न्यूज़ में, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रिशंकु संसद का वर्णन करता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, दिखाइए। त्रिशंकु संसद का वर्णन इनमें से कौन करता है? ठीक, त्रिशंकु संसद का वर्णन कौन करता है ये आपको बताना है। तो देखिए त्रिशंकु संसद कहा किसे जाता है? एक संसद जिसमें कोई पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिशंकु संसद बोलते हैं। ठीक, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसे हम लोग त्रिशंकु संसद बोलते हैं। इसकी देखिएगा कुछ 2 पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है, या कुछ 3-4 पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है, और अपना अपना जो भी काम है वो करती है। ठीक, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निर्गामी लेम डक सेशन संसद का क्या अर्थ है? ये बताना है। निर्गामी या लेम डक सेशन जिसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये भी आप न्यूज़ में देखिएगा बार बार आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इसका मतलब क्या होता है?
तो क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। इसका मतलब क्या होता है, लेम डक सेशन का मतलब होता है यहाँ पर देखिएगा कि लोकसभा के विघटन के पहले संसद का अंतिम सत्र। लोकसभा के विघटन जब होता है ना, उससे पहले वाला जो अंतिम सत्र होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो लेम डक सेशन बोलते हैं, ठीक, या निर्गामी सत्र भी बोलते हैं, ठीक। तो ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। ठीक है, भारत के संचित निधि जो है ना, इससे ही सभी भारित व्यय आपको दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब जो वेतन दिया जाता है या संवैधानिक पोस्ट पर जो भी भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनका संचित निधि से ही देखिएगा, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाए इसलिए, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए, ये सब। तो संचित निधि का जो आपको यहाँ पर देखिए धन निर्गम किसके नियंत्रण में होता है, तो ये नियंत्रण में होता है संसद के। ये किसके होता है, संसद को होता है, ठीक। तो 20 के आंसर क्या लगाइएगा, आराम से ए लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ जो होता है, ये होता है प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र, महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय पूछे जाते हैं, तो प्रश्न उत्तर सत्र को ही शून्यकाल बोला जाता है, ठीक। ये भारत का ही देन है, ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करते हैं या करता है। मान लीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद होता है तो इसका कौन सुनवाई करेगा इस बारे में, ठीक। तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के आपको उपराष्ट्रपति भी हुए या राष्ट्रपति हुए, इनके आपको निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। तो 22 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, संविधान सभा जो है ना, गठित की गई थी संविधान बनाने के लिए और अलग अलग सदस्यों द्वारा ये। तो संविधान सभा के गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और इसी समय आपको उद्घाटन की अध्यक्षता जो किया गया था अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, ठीक। और इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को आप देखिएगा, ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, अस्थायी तौर पर इनको अध्यक्षता करने के लिए दे दिया गया, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और ये आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों बिहार से ही बिलोंग करते थे, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं। और उसके बाद देखिएगा 13 दिसंबर भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तभी तक वो अपने पद पर बना रहता है, इसकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये आपको बताना है कि ये कौन से हैं, ठीक। तो ये हो जाएंगे आपको जिसकी नियुक्ति भी करता है और राष्ट्रपति चाहे तो हटा भी सकता है जब भी, ये राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, राज्यपाल, और यहाँ पर देखिए 3 बात मैं बता देता हूँ। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ये तीनों बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की, वो कितना हो सकता है, तो होता है 500। अधिकतम 500 हो सकता है, न्यूनतम 60 हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितना हो सकता है सदस्य, 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितना हो सकता है, आपको 60 हो सकता है। सबसे अधिकतम किस राज्य के है, तो यूपी के है, और बेसिक बात वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। बिहार की जो विधानसभा है ये 243 सीटों की संख्या है, और विधान परिषद के 75 है। लोकसभा की सीटों की संख्या बिहार में 40 है, और राज्यसभा के 16 सीट है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ अपवाद में भी है, सिक्किम हुआ, कुछ अपवाद भी है जहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको डेट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कराता हूँ। ये देखिए 26/8/2012 की एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बिहार दरोगा का आया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये आपको सामने क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आराम से आप लगा दीजिएगा, क्या है, तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये क्वेश्चन आया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताया था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, और ऐसे दिया था। तो देखिएगा, भारत की जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें 4 सिंह हैं, मीन्स के शेर है, लेकिन 3 ही सिंह एक तरफ से दिखाई देते हैं, तो 4 सिंह है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। जो इंदिरा गांधी थी, ये भारत की प्रथम महिला आपको प्रधानमंत्री थी, और इनके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के जो तृतीय आपातकाल की घोषणा की गई थी वो तृतीय थी। आंतरिक अशांति के आधार पर यह किया गया था, और अभी तक 3 ही बार आपातकाल की घोषणा किया गया। आर्टिकल 352 के तहत यह किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये आपको 1975 में किया गया था, और 2 बार लोकसभा की आपको जो कार्यकाल है बढ़ाया गया था 1 साल कर, और 1977 में इन्होंने वापस लिया था, और उसी समय चुनाव हुआ था तो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। तो ये याद रखिएगा, आपको सी हो जाएगा,
इसका 1975 में आपको ये आपातकाल की घोषणा की थी और अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं या भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं या 22 अध्याय आप बोल सकते हैं, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 19 में, आप देखिएगा तो, और उसी में आप पहले 7 आर्टिकल दिया हुआ था, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में डालकर उसे लीगल राइट बना दिया गया। अब 19 में ही देखिएगा 6 आर्टिकल मिलेगा स्वतंत्रता से संबंधित, ठीक, और प्रेस के भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ही निहित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको कराया 5-5 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का लेकर कराता हूँ जो भी महत्वपूर्ण लगता है, और मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दूंगा 500 के अलावा। ये 500 के अलावा 250 के करीब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले। और ये याद रखिएगा हर सब्जेक्ट वाइज मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बस आपका यही ड्यूटी है कि इस जो भी आपको क्वेश्चन आपने सही किया है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये टोटल 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किया है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।